हम लोग भी 15-20 दिन पर एक बार करवा लेते हैं। सुनिएगा, बैंक का, अच्छा अभी इसमें ना बाकी है अवमूल्यन, संकुचन, स्टैगफ्लेशन, तब मुद्रास्फीति, इसमें से 4-5 गो में से एक गो न हुआ है। हाँ हाँ, बैंक आएगा तो एक बार बैंक होगा। सुनिएगा, आप ही लोग से ना सीखते हैं, आप लोग पूछते हैं तो हम पढ़ना चालू कर देते हैं। हाँ, एक आइएगा, सुने होइएगा आप लोग विमुद्रीकरण ना, जो उसका असर भी हम लोग पर दिखा। यही है ना, तो देख लेंगे इसके बारे में। इसमें देखिएगा, आखिर में विमुद्री जो करण होता है, होता क्या है सो, जब किसी भी एक, हमको बोलने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब बाकी तो आप लोग को आता ही होगा। हाँ देखिएगा, विमुद्रीकरण जो होता है किसी भी देश में, जब काला धन की अधिकता हो जाए, क्या हो जाता है, काला धन की अधिकता हो जाए, और वह काला धन समाप्त नहीं होता रहता है, तो सरकार पुरानी मुद्रा को हटाकर उसके जगह पर नई मुद्रा को रख दिया जाता है। यही जो व्यवस्था, जो प्रक्रिया है, उसको आम तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, इसी समय हम लोग घसीटते चलेंगे। आप बताइए, काला धन समाप्त होगा कि नहीं? नहीं होगा। आप बताइए, पुरानी मुद्रा समाप्त होगा या नहीं? हो जाएगा। नए, इसके अंतर्गत नई मुद्रा को जारी किया जाता है या नहीं? ठीक है। अब आप बताइए, अब तक भारत में कितना बार विमुद्रीकरण किया गया है? तो 3 बार। कितना बार अब तक? कितना बार? 3 बार। लेकिन तीनों बार में आपका ईस्वी कब था? ना, वो तो अवमूल्यन न होगा। हाँ, विमुद्रीकरण यानी पैसा पुराना को हटा देना है और नया मुद्रा को ला देना है। वैसा प्रक्रिया को हम लोग ईस्वी बताना है। तो एक था 1946, दूसरा था 1978 और तीसरा था नरेंद्र मोदी के समय में। यही है ना, यानी अब तक विमुद्रीकरण की जो पैर देखिए ना, फोप खींच रहा है पीछे कोई। उड़ जाइए उड़ जाइए, अभी दीने हैं तो। कई बार कहे सोना, नौकरी लेके सोना है। तो भारत में प्रथम बार इस तरह की जो प्रक्रिया लाई गई, वो आपको कब? 1946 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2016 में। लेकिन उस समय आपको प्रधानमंत्री कौन कौन था? तो 1946 में उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 1978 वाला अगर बात कहेंगे
तब मुरारजी देसाई। कौन आपको? मुरारजी देसाई। और तीसरी बात अगर कहेंगे नरेंद्र मोदी, यानी 1946 में जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बार 1978 में मुरारजी देसाई, तीसरी बार 2016 नरेंद्र मोदी। प्रथम बार जो आया था उस समय 500, 1000 और 10,000 का जो करेंसी है वह क्या हो गया था? समाप्त किया गया था। 500, 1000 और 10,000। जब आरबीआई आते हैं, आरबीआई नहीं पढ़ाएं इसलिए लगता है कि 10,000 कैसे हो गया। आरबीआई जो है अधिकतम करेंसी नोट छापने का उसको अधिकार है 10,000, माने 10,000 से अधिक करेंसी नहीं छाप सकती। कौन? आरबीआई। किस एक्ट के अधिनियम के तहत? 1934। भले उसका स्थापना 1935 में हुआ था, लेकिन जो आरबीआई की जो कानून है, जो अपना संविधान है, यानी 1934 के अंतर्गत कहा गया है कि आरबीआई 10,000 से ऊपर का करेंसी नहीं छाप सकती। तो थोड़ा बैंक पढ़ाएंगे, उधर चला गया। 1978 में आया 1000, 5,000 और 10,000। ये तीनों करेंसी को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। अब आएंगे, हाँ समाप्त हुए ना, हटाना। इसमें बोलना क्या है, समझना है तो 500, 1000, 10,000 का समाप्त। इसमें 1000, 5,000, और ये तो आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। 500 और 1000, 500 और 1000, यानी 500 और 1000 को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। हाँ, लालका नहीं ना है, ओ गुलाबी उसको कहिए। लाल तो रेड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पिंक। पिंक यानी गुलाबी। हाँ, लड़का को तो अभी तक कितना भी उम्र हो जाए, लड़का को रंग का पता नहीं चलता है वो। हाँ, अगर रंग की बात अगर कहेंगे तो इस मामला में इन लोग का ज्यादा पकड़ होता है। हाँ 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 हाँ। लड़का तो जीन्स खरीदने जाता है, लड़का जीन्स खरीदने जाता है तो वह 5 को भाड़ा पर ले जाता है कि पसंद करना कौन कलर है। यहां देखिएगा। हाँ, तब विमुद्रीकरण, इसे होता क्या है कि जो भी ब्लैक मनी किया हुआ रहता है, जो सरकार को टैक्स नहीं देती है, और रुपया का खजाना नहीं, कभी कभी सुनते होइएगा 20 बोरा निकल गया, 30 बोरा निकल गया, तो वो सब जो या आतंकवादी को किसी तरह का जो फंडिंग उंडिंग लोग करता है, बड़ा बड़ा गोपनीयता रूप से लोग, तो उस सब पर इस पर क्या हो जाता है? हथौड़ा चलता है। क्या चलता है? उसी सब पर। आएगा आएगा। बहुत चीज लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये जो आपका है इससे क्या होगा? तो हाँ, तो इसे होता क्या है कि किसी तरह का जो फंडिंग अगर कर रहा है आतंकवादी संगठन, इस सब को लोग, उस सब पर भी प्रहार हो जाता है। या जो रुपया लोग छुपा कर रखा होता है, बहुत ज्यादा खजाना, तो वो सब भी पर क्या होता है, जो सरकार को टैक्स नहीं देती रहती है ना, तो उस सब को क्या करता है, इसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? यही विमुद्रीकरण प्रक्रिया को लाया जाता है। तीसरी बात है आपको कि विमुद्रीकरण में जो होता है, कभी भी कालाबाजारी होता है तो वो बड़ा नोट का होता है, छोटा नोट का नहीं होता है।
अभी भारत में बड़ा नोट कौन है? 2000 का। तो सबसे ज्यादा अगर ब्लैक होगा तो कौन सा नोट होगा? 2000 का। इसीलिए जो सरकार जो है अभी 2000 रुपया का नोट छापना क्या कर दी है, अभी तत्काल बंद है, ताकि इस तरह का जो संगठन से लोग जुड़ा होगा इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। देखिए साइंस कितना आगे चला गया है, आ गया ना। आप एक और नाम सुने होंगे, निस्यंद। निस्यंद न सुने हैं तो एक नाम सुने होंगे, स्टैगफ्लेशन। वही वही वही। भले हम लोग का मदर टंग तो अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अब जो है हम लोग हिंदी से ज्यादा समझते हैं। कौन? अंग्रेजी। लोग पान का भी गुमती खोल रहा है तो बड़ा अक्षर में अंग्रेजी में नाम लिख दे रहा है ना। अब अंग्रेजी बिना थोड़ा अधूरा भी है, लोग ज्यादा समझता है, आसान भाषा भी है। अब बताइए ना, निस्यंद खोजते रहिए पूरे भारत में, लगेगा क्या है, खाने वाला है कि पहनने वाला है। लेकिन स्टैगफ्लेशन कह दीजिएगा तो लगेगा, पता चल जाएगा कि है क्या। तो देख लीजिएगा स्टैगफ्लेशन जो, इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है मुद्रास्फीति और दूसरा होता है मंदी। अगर पूछ देगा कि स्टैगफ्लेशन या निस्यंद क्या होता है तो आप कहेंगे कि मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति, या मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी। यानी क्या होता है? अब प्लस तो मंदी तो हम लोग समझा कर निकल, मुद्रास्फीति तो हम लोग समझा कर निकल गए थे। अब मंदी क्या होता है ओ पढ़ेंगे। अब जो है स्टैगफ्लेशन आप ही बताइए, इसमें जो है आपको जब मंदी आ जाएगा तो क्या सामान बिकेगा? सामान का जो बिक्री हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब सामान का बिक्री होगा तो आप मंदी का डिफिनीशन तो अब मुद्रास्फीति का आप जानते हैं। इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है, अब वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। तो आप ही बताइए, किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाता है तो सामान ज्यादा बिकेगा कि कम? कम। क्या? कम। अब बताइए, कोई सामान अगर कम बिकता है तो उत्पादन बढ़ेगा कि कमेगा? आप बताइए, जब उत्पादन अगर कम होता है तो आप बताइए रोजगार बढ़ेगा कि बेरोजगारी? यानी उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है कि उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है कि अगर उत्पादन बढ़ा तो रोजगार मिला, और उत्पादन घटा तो रोजगार भी घटा। तो आप ही बताइए, पूछेगा इसमें रोजगार बढ़ा कि घटा? रोजगार घटा। तो इसी का उल्टा होता है बेरोजगारी। तो आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ा कि घटा? बेरोजगारी बढ़ा। रोजगार अगर घटेगा तो बेरोजगारी क्या होगा? यही है ना। अब हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा मोटा मोटी हम लोग मंदी समझ लेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति के सारा
आपका एक्सप्लेन हो चुका है ना। मंदी का अर्थ होता है उस मामला में देश का जो जीडीपी होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मंदी का अर्थ होता है कि उस देश का जो जीडीपी है वह क्या हो जाता है, खतरा में हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, खतरा में। तो जब जीडीपी ही आपका खतरा में हो जाएगा तो आप बताइए उस देश का आर्थिक विकास होगा कि नहीं। तो आप बताइए इस कंडीशन में किसी देश का आर्थिक विकास होगा कि नहीं। आखिर आप बताइए इस मामला में किसी का देश का जीडीपी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। यानी इस कंडीशन में सामान क्या हो, बाजार में जो पैसा होता है उसका मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, मंदी हो जाता है। यानी कमो पैसा किसी आदमी के एक जीवन यापन के लिए उतना भी पैसा किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। किस मामला में, मंदी के मामला में ना। जैसे आप देखे होइएगा, आप कल परसों साथ एग्जाम्पल दिए थे श्रीलंका ना, तो क्या है वहां जो है 2 लाख रुपए किलो आलू हो गया था ना। दूध जो है ये सब जो है आपका महंगा हो गया था ना। यानी हाँ, एक सामान्य जीवन भी आपका यापन करने में लोग को क्या होने लगा, कठिनाइयां होने लगी। क्लियर है। अवमूल्यन का आप जाने होइएगा, जिसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन। हम लोग मंदी भी समझ लिए, मुद्रास्फीति भी समझ लिए, विमुद्रीकरण भी समझ लिए, और एक और था मुद्रास्फीति भी समझ लिए। अब आ गया क्या, अवमूल्यन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। नाम है अवमूल्यन। आपसे पूछेगा अवमूल्यन जो होता है जब कोई देश जानबूझकर, ध्यान रखना है, जब कोई देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को दूसरे देश के सापेक्ष में क्या कर देता है, तो आपके मन में यह उत्सुकता बरकरार होगा कि आखिर में कोई देश ऐसा क्यों करता है। तो कोई देश अगर ऐसा करता है तो समझ जाइए कि उस कंडीशन में किसी न किसी रूप में उसको क्या होता होगा, लाभ होता होगा, यानी फायदा होता होगा। तो इसमें यही क्वेश्चन सब पूछता है कि किस कंडीशन में क्या हुआ। आप उससे पूछेगा कि जो अवमूल्यन जो होता है वह भारत में अब तक इसका कितना बार प्रयोग किया गया है। सही है। अगर प्रयोग की बात अगर कहेंगे कितना बार, तो 3 बार। हाँ सही है, आपको 3 बार। तो 3 बार पहले आप लोग का आंसर आया था ना, 1949, 1966, 71 ना। गड़बड़ा गए आप लोग, रुकिए। 1949, यही है ना। पहले आप लोग का आंसर आया था, वह था आपको 1946, 1978 और 2016। लेकिन ये आपका अवमूल्यन है, ये है 1949, 1966 और 1991। तो ये आपका 3 बार अब तक देश में किया गया है। अब इसे क्वेश्चन कैसा कैसा होगा अब हम लोग समझेंगे। आप बताइए, नाम है अवमूल्यन। अवमूल्यन में आप बताइए मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा।
नाम है अवमूल्यन, यानी मूल्य पर क्या होगा, क्या होगा। तो मूल्य अगर कम होता है, ध्यान देना है, अगर मूल्य कम होता है तो बताइए इस कंडीशन में किसी वस्तु का कीमत तो भी घटेगा। ठीक है, फिर आइए इसमें अवमूल्यन में जो है आपका आयात और निर्यात आ रहे हैं। समझ जाइएगा ना, तो किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा ना उसको मार दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, न तो कितना लोग याद करेगा, याद संभव नहीं ना, थोड़ा बहुत सिलेबस बड़ा, अब कंपटीशन का तो सिलेबस और वास्ट है। आप देखते हो ये गाय ग्रुप डी के एग्जाम लगता है तो लगता है यूपीएससी के ले रहा हो। बिहार पुलिस का एग्जाम अगर लेता है तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा है कि बीपीएससी का एग्जाम दे देना ना। रेलवे का एग्जाम आप देखते होइएगा सब हार्ड है ना, तो थोड़ा देखिएगा। अब आइए, आप बताइए अवमूल्यन जो होता है इसका, आप बताइए अवमूल्यन जो होता है इसमें विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में किया जाता है कि भारतीय मुद्रा। सही है। आप बताइए जो अवमूल्यन होता है उसका मेन उद्देश्य होता है विदेशी मुद्रा का भंडार। क्या होता है, भंडार। तब ना तो आप कुछ कुर्बानी दीजिएगा। जैसे आप ही लोग को कोई कहे कि 500 रुपया में दो जूता, दो जूता नहीं, हाँ 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 ठीक है हाँ, और 700 में 4 जूता ना। हाँ, तो देखते होइएगा कोई व्यक्ति जल्दीबाजी देता है ना डिस्काउंट, क्यों देता है, उसमें भी कंपनी का लाभे रहता है। कारण क्या है कि पुराना सामान हो गया, पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, जहां स्टॉक रखा होगा उसका भी रूम रेंट लगता होगा। अब पैसा के कमी के कारण नया वेराइटी आप नहीं ला रहे हैं, जो जनता का डिमांड है उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तो इस मामला में आपका क्या होगा, गड़बड़ाएगा। तो उस कंडीशन में सस्ता कर देता है ताकि पैसा आ जाए तो कर्मचारी का भी टाइम से वेतन मिल जाएगा, भाड़ा किराया भी टाइम से मिल जाएगा। जो जनता चाहती है जिस वेराइटी का सामान उस तरह का सामान भी बनाना। तो आप बताइए कोई पुराना अगर सामान आ जाता है और कोई कंपनी नया लॉन्च कर देता है तो हम ही लोग का अट्रैक्शन किधर बढ़ जाता है। आज ही अगर मोबाइल सेट आप खरीदे हैं, आज की बात कहते हैं, और 2 दिन के बाद एक लेटेस्ट मॉडल आ गया, तो आप 5 मिनट के लिए पछताने लगते हैं कि 2 दिन रुकिए गए रहते तो ठीक रहता ना, रहता है ना। अब बताइए जो नया सेट अगर आ जाता है, हाँ, तो नया जब सेट आ जाता है तो एकाएक नया का खरीदारी क्या हो जाता है, इसका अर्थ है कि पुराना का खरीदारी रुक जाता होगा, माने थोड़ा कम हो जाता होगा। अब बताइए उसका सेट अगर डिमांड है 50 हजार का मार्केट में, अब कंपनी बना दी 5 लाख सेट, अब उस हिसाब से बन नहीं रहा है, अब वो पुरानका बिकेगा नहीं तो नयका में पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा। हम लोग त्राही माम किए हुए कि नयका सेट कैसे आए, नयका सेट कैसे आए ना। तो आप बताइए उसका वह मजबूरी में कंपनियां कम रेट रखेगा पुराना वाला की ज्यादा कम रखेगा ना, कम रखेगा तब ना हम लोग मजबूरी में देखेंगे भाई कि कम रेट है तो नयका छोड़ो यही खरीद लेते क्या। अगर दोनों एक ही अगर कीमत में अगर मिलता है तो लोग नया काहे नहीं किनेगा। आप ही लोग 5 रुपया में रसमलाई भी देगा, 5 रुपया में मिठाई भी देगा, तो 5 रुपया में रसमलाई काहे नहीं खाएगा,
क्या ना, वही बात कंपनी के भी साथ हो जाती है। हाँ, तो देखिएगा इस मामला में यह विदेशी के सापेक्ष में किया जाता है। अगर हम लोग अगर खरीदते हैं सामान तो डॉलर देंगे कि मुद्रा? मुद्रा। तो हम लोग तो मुद्रा देंगे, लेकिन इसका जो सरकार का जो लक्ष्य है वो तो है विदेशी मुद्रा की तरफ ना। तो आप बताइए यह जो कंडीशन होगा यह विदेशी के सापेक्ष में होगा कि देश के सापेक्ष में? विदेश के सापेक्ष में। विदेश के सापेक्ष में अगर होता है तो इस मामला में विदेशी जो है वह रुपया देगा कि डॉलर? डॉलर देगा, जिस करेंसी में विश्व स्तर पर व्यापार होता है। तो आप जब विदेशी रुपया जब सामान खरीदेगा तो मुद्रा हमारे देश में आएगा कि नहीं? जब हम लोग का विदेशी मुद्रा हमारे भारत में आएगा तो भंडार बढ़ेगा कि छोटा होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार, जब आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाएगा तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे कि कम? ज्यादा। आप ही के पास 20,000 रुपया का अगर तनख्वाह है, इन्वेस्ट नहीं कर पाते ताकि पारिवारिक खर्च ही 20,000 है, बचते नहीं हो रहा है। तो जब बचत नहीं हो रहा है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। और जब वही महीना आपको 1 लाख का कर दिया जाए तो आप बताइए 20 से 25,000 में आपका काम चल जाता था, अब आपका सरप्लस हो जा रहा है कितना? 75 से 80,000 आपका। तो आप बताइए अब आपका विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो वही पूछेगा, हाँ वही पूछता है आपका विनियोग, विनियोग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। कोई भी जो जब पैसा आने लगता है तो लोग समझने लगता है कि किस तरह का आपको आमदनी हमको ज्यादा हो, तो मार्केट में नया नया स्कीम आता है और नया नया लोग स्कीम में पैसा लगाना शुरू कर देता। वैसे ही सरकार का भी बात व्यवस्था हूबहू ऐसे ही होता ना। हम ही लोग का देखिएगा बैंक में आए, हाँ तो थोड़ा देखिएगा इधर। तो आप बताइए, आपको बताना है अब है कि आयात और निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अंदाजिए नहीं कहना है, अब हम स्कीम समझाते हैं। अब आप धाराक्षिण पकड़िएगा। अब बताइए आपका पैसा का, आपका जो पैसा है वह दूसरे देश के सापेक्ष में क्या कर दिए हैं? कम कर दिए हैं। आप कम कर दिए हैं तो अगर दूसरे देश से अगर आप सामान खरीदिएगा तो आपको ज्यादा पैसा देना होगा कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा जब पैसा देना होगा वह काम आप ज्यादा कीजिएगा कि कम? कम होगा ना। तो आप बताइए आयात क्या होगा? आयात माने खरीदना। तो किसी जब पैसा का वैल्यूएशन ही आपका कम गया है, किसके? डॉलर यानी विदेश के सापेक्ष में। तो जब सामान पैसा का वैल्यूएशन आप कम कर दिए हैं तो आप बताइए उस कंडीशन में किसी एक सामान के लिए ज्यादा पैसा देना होगा, तो ज्यादा पैसा देने वाला हम लोग काम करेंगे। इसका अर्थ है कि आयात भी क्या होगा? तो जब आयात कम, आपका पैसा का विदेश के सापेक्ष में आप कम कर दिए हैं तो सरकार की लक्ष्य रहती है कि कितना ज्यादा से ज्यादा सामान बेचे ताकि विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ बढ़े। यानी आयात कमने का ठीक शाब्दिक अर्थ होता है क्या? निर्यात का बढ़ना। कोई दिक्कत? अब जो है यह विदेश के सापेक्ष में होता है। अब बताइए यह देश के आंतरिक दाम पर इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आंतरिक दाम पर प्रभाव, आंतरिक माने देश के अंदर, अब बाहरी यानी विदेश। तो यह तो विदेशी मुद्रा के भंडार के लिए हमले किए थे। मान लिया जाए 10 रुपया में विदेश में हम लोग फॉरेन में 10 सामान उसको देते हैं, ठीक। हम लोग अपने देश में 10 रुपया में 9 सामान देते हैं कंट्री में।
अपने ही देश में। आप बताइए, हम लोग के दाम पर, हम लोग में है जो, आपको इसको 10 रखिए, इसको 11 रखिए, तब जाके टर्म होगा। हाँ, इसको बढ़ाइएगा तब ना। तो आप बताइए, इसको प्रलोभन न दीजिएगा तो क्या जरूरी है आपके देश में बिजनेस करेगा? देखते होइएगा, सरकार कहता है हम टैक्स कम करेंगे, सारा फैसिलिटी देंगे, आप हमारे देश में कारोबार कीजिए। तो 10 रुपया में 10 को हम लोग सामान खरीदेंगे तो देंगे, लेकिन वही विदेश वाला अगर खरीदता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपया में, चूंकि देखिए विदेश के सापेक्ष में होता है, तो हम लोग उसको प्रलोभन देंगे तब ना हम लोग से खरीदेगा। न तो एगो भारतीय देश है, बहुत सारा देश है, किसी देश में लोग इन्वेस्ट कर सकता है पैसा, हम लोग अपने देश में 10 रुपया में 10 को खरीद रहे हैं। आप बताइए, देश के आंतरिक दाम पर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। यह किसके सापेक्ष में हुआ? तो कई बार पूछ दिया कि आंतरिक दाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंतरिक दाम पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। पर्यटक तो है, मान लिया पर्यटक, तो आप कितना उसको फैसिलिटी देते हैं, कितना सुरक्षा मुहैया करते हैं, या अपने देश पर पर्यटक में आप कितना खर्च करते हैं। जैसे मान लिया जाए गांधी मैदान, ठीक, ताजमहल तो है ही है, वो ज्यादा समझ जाइएगा, लेकिन हम लोग गांधी मैदान से शुरू किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिएगा, गांधी मैदान में, मान लिया जाए गांधी मैदान में कुछ फैसिलिटी नहीं है, अब उसको पर्यटक का अड्डा बनाना हो, अब उससे रुपया रिकवरी करना हो सरकार को, तो क्या करेगा? पहले तो उसमें देखेगा अवगुण क्या है, पहले तो उसमें माटी भराई करेगा ताकि उसमें पानी ना लगे, क्या है ना। उसके बाद जो चारों तरफ जो रास्ता होगा उसमें सुसज्जित ढंग से बनाना होगा। उसके बाद गमला उमला का सिस्टम करना होगा, थोड़ा लाइटिंग उटिंग का व्यवस्था करना होगा ना, ताकि रात भी लगे दिन की तरह। आप बताइए, पहले 5 गो आता था, अब कै गो आएगा? 50 गो आए, तब 45 गो बढ़ा ना। तो फैसिलिटी आप नहीं बढ़ाइएगा तो लोग को क्या पता कि अब हम ही लोग को फैसिलिटी बढ़ा देगा, तो मन होगा, रात में समय मिलेगा, कहीं से आ रहे हैं तो ये सब व्यवस्था होगा तो थोड़ा देर लोग बैठ जाएगा ना। अब लगेगा कि उसमें भूत दौड़ रहा है, तो लगेगा कि भाई जान बचेगा तो बहुत उपाय है, तो आप बताइए उस कंडीशन में उसका महत्व घटेगा ना। जैसे आपका एगो उसके बगल में है गोलघर, पहले गोलघर में कुछ था नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, पहले अनाजे के लिए ना, तो हम आप अनाज धरने थोड़ी जाएंगे कि लोग देखने ही जाता है ना, भले उसका उद्देश्य कुछ भी हो। अब उसको क्या किया है, थोड़ा रंग उंग दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, गमला उमला फूल उली सब लगा दिया है, तब उस पर टिकट होगा कि नहीं? पहले हम लोग ऐसे ही जाते थे, नहीं मन होता था, अब 5 रुपया 10 रुपया दे कर जाते हैं, तो वह 5-10 रुपया जो शुल्क है वह क्या है, फैसिलिटी ही है ना, यही सब। ठीक, तो पर्यटक आप फैसिलिटी देखिए, विदेशी अगर यात्री आता है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराइए, रहने सहने का होटल उटल अच्छा हो ना। अब 12 आदमी आ जाए, होटले रहने वाला नहीं, तो फिर पलायन कर जाएगा ना। ये क्लियर है? अब हम लोग मुद्रा संकुचन का नाम सुने होंगे, अब इस तरह का जो भी वेराइटी क्वेश्चन होगा आपका समाप्त हो गया। संकुचन को ही हम लोग कहते हैं अपस्फीति। क्या कहते हैं? अपस्फीति। या डिफ्लेशन भी कह सकते हैं। एगो लिखाए होंगे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का उल्टा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, और उसी का उल्टा मुद्रा संकुचन यानी अंग्रेजी में डिफ्लेशन।
यही है ना, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में नहीं रहना है यो। ध्यान रखिएगा, जीवन जो है आपका वो चलता रहता है, इसमें बहुत सारा समस्या आती रहेगी और जाती रहती है। इसीलिए कभी आपको बुलबुलाने या जल्दीबाजी दिखाने का कार्य नहीं है। आपका जो सही रास्ता है और जो निश्चित समय में जो आप कारोबार कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। अपने आप दुनिया का सारा काम आपको आसान दिखते चला जाता है। कभी कोई टॉपर होता है तो क्या वो जानता रहता है कि हम टॉप कर जाएंगे? कोई भी ऐसा अगर बताइए आप स्टूडेंट जो यूपीएससी हो या बिहार बोर्ड तक की बात हो, जब वह टॉप करता है बच्चा या बच्ची, तो उससे जब पत्रकार पूछता है कि आप इसे आश्वस्त थे कि हम टॉप कर सकते हैं, तो किसी का स्टेटमेंट सुने हैं हाँ कहते हुए? नहीं। भले वह अच्छा जरूर रहता है पढ़ने में, लेकिन यह नहीं समझता है। तो आपका काम है सिर्फ प्रयास करना, बाकी चीज सब ऊपर वाला के छोड़ दीजिए। अब ऊपर वाला का काम आप करने लगिएगा, आपका काम ऊपर वाला करने लगेगा, तो क्या सिस्टम चलेगा? नहीं है। तो अपने अपने काम से ही मायने रखिए। आप अपना जिम्मेवारी निभाइए, ऊपर वाला अपना जिम्मेवारी। आप एक सुने होइएगा, माझी जी का एक फिल्म आई थी, माउंटेन द माझी ना, कहता है ना। तो देखिएगा, एक पत्रकार जी थे, वह कहता है कि आप ये पत्थर तोड़ने का काम जब कठिन है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते ना। ना, इनका ये रहता है कंडीशन, उसका रहता है कि पत्रकारिता भी आसान बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि आपका जब सही बात को लिखते हैं तो जो उसका मालिक होता है ना, वो सब उसको लाइक नहीं करता है, क्योंकि एक व्यापार चक्र के अंतर्गत कारोबार होता है। तो ये कहता है कि पत्रकारिता भी आसान काम नहीं है। तो माझी जी एक सटीक भाषा में जवाब देते हैं, क्या पहाड़ तोड़ने से भी हार्ड काम है क्या? पत्थर वही हुआ, पहाड़ पत्थर वही हुआ। आप बताइए, कोई काम दुनिया में ना आसान होता है, ना हार्ड होता है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। आप कितना आप उसको आसानी से समझते हैं और कितना बारीकी से उस काम को आप करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। कभी कभी आपसे पत्थर नहीं टूटेगा और कभी कभी आप पहाड़ को भी ढा देते ना। तो ये आपका लगन और जुनून की बात होता है। आएंगे हम लोग इस पर। अब मान ले मुद्रास्फीति का हूबहू उल्टा, मुद्रा संकुचन। नामे मुद्रा संकुचन माने छोटा की बड़ा, छोटा। तब हाँ, जब रुपये संकुचन जब हो जाएगा का मुद्रा का, तब मार्केट में मुद्रा कम होगा कि अधिक? आप बताइए, जब मार्केट में मुद्रा कम हो गया तो मांग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। जो रुपया आपके पास 50 रुपया था, आज के डेट में आपको 5 रुपया होगा, तो आप सामान ज्यादा खरीदिएगा कि कम? कम खरीदिएगा ना। माने हम नहीं खरीद सकते, कोई तीसरा खरीदे, चौथा, आखिर खरीदता तो है ना। ये बात हुआ। हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत चीज हम लोग नहीं खरीदते हैं ना। बात आएगा, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, ट्रेन खरीदते हैं, तो हाँ हाँ हाँ, वही बात। तो मांग होगा, मांग बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा। आप बताइए, कोई भी वस्तु खरीदने का जो क्षमता आप में होगा वह बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। यानी आपका क्रय शक्ति क्या होगा? कम होगा ना। आप बताइए, मार्केट में पैसा कम होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, क्योंकि उत्पादन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जितना आप पैसा और कर्मचारी को बढ़ाइए। अगर उत्पादन को बढ़ाना हो तो दो ही चीज मायने रखता है, एक कर्मचारी और दूसरा पैसा।
इसके बिना किसी का भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। जैसे मान लिया जाए हमको आज के डेट में 100 सामान का कैपेसिटी है, लेकिन मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो हमको 10,000 करना है, तो आप बताइए उतना ही कर्मचारी या उतना ही पैसा में क्या 10,000 सामान बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। और सीधे पैसा लगा देंगे तो भी सामान बन जाएगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 गो लेबर था तो इसमें 100 गो लेबर करना होगा। और जब 100 लेबर बढ़ेगा तो वेतन बढ़ेगा कि घटेगा? उसका जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा ना, यही बात। तो क्रय शक्ति क्या होगा? कमेगा। यानी आपको जो सामान खरीदने का जो क्षमता होगा, आपके पास तो पैसा है नहीं, यानी पैसा कम, यानी सामान खरीदने का क्षमता भी कम। अब मांग भी क्या हो जाएगा? जब क्रय शक्ति खरीदने का क्षमता आप में कम होगा तो उसी का ना शाब्दिक अर्थ होता है मांग, तो मांग भी आपका क्या हो जाएगा? अब बताइए इस कंडीशन में आप ही बताइए, इस कंडीशन में मुद्रा संकुचन में जब पैसा कम होगा तो उत्पादन भी कम। तो आप ही बताइए इस कंडीशन में जब सामान कम होगा, तो जब सामान कम होगा इसका अर्थ है कि आदमी भी कम होगा, और सामान ज्यादा बनेगा तो आदमी भी ज्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में बेरोजगारी बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अब आएंगे हम लोग, अब पैसा कम है कि ज्यादा? कम है। तो कम सामान में कोई ज्यादा सामान खरीदते हैं कि कम? कम। अगर आपके पास कम पैसा है, माने आयात माने खरीदना और निर्यात माने बेचना, तो आपके पास पैसा क्या है? कम है। तो कम है तो सामान ज्यादा खरीदेंगे कि कम? कम। तो आयात बराबर खरीदना, तो आयात कम होगा कि अधिक? आयात का ठीक उल्टा। तो आप बताइए निर्यात बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा? अरे बढ़ेगा। अब बताइए फिर, अब इसमें पूछ देता है आयात महंगा होगा कि सस्ता? तो आप बताइए आपके पास सामान कम है, आपका पैसा कम है कि ज्यादा? कम पैसा है, माने मुद्रा संकुचन कम। तो आप बताइए कोई भी सामान अगर आप खरीदिएगा उस कंडीशन में तो महंगा पड़ेगा कि सस्ता? महंगा। आयात क्या होगा? महंगा। ठीक। अब बताइए कोई सामान हम बेचेंगे तो क्या होगा? अभी पैसा कम है ना, तो कोई भी सामान चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बेचे, ज्यादा से ज्यादा बनाए, ये उद्देश्य रहता है ना। तब ज्यादा सामान बेचिएगा तब ना रुपया आपके पास ज्यादा आएगा, तो यह संकट दूर होगा ना। तो आप बताइए आयात का, आपका आयात सस्ता तो महंगा किधर गया? ओ ठीक है। तो आप बताइए निर्यात, तो आप बताइए कोई भी सामान अगर आप महंगा बेचने लगिएगा तो क्या सब आदमी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर आपके पास किल्लत है, अगर आज को रोजगार नहीं मिला है, पहले आप 20,000 का महीना कमाते थे, नो डाउट। अब आपका ऐसा स्थिति हो गया कि आपके पास पैसा क्या है? कम है। तो अब खोजिएगा कि हमको 20,000 वाला नौकरी मिलेगा तो ज्यादा नौकरी मिलेगा कि कम? कम मिलेगा ना। हो सकता है कि आपको 20,000 से आपका लक्ष्य रहेगा कि 15,000 हो, 10,000 हो, 12,000 वो भी नौकरी मिल जाए। इस कंडीशन में लोग किया था कि नहीं ना, बहुत सारा नौकरी चला गया तो 50,000 कमाने वाला था 10,000 पर आ गया ना, ऐसा भी हुआ। तो इसमें क्या होगा? निर्यात सस्ता करना होगा, आयात क्या हो जाता है? महंगा। इसलिए सामान हम लोग खरीदना क्या करेंगे?
अब इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब तो संकुचन हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। हाँ, अब बैंक, वो तो सीधे बैंक आएगा तो अपने पूरा दुनिया उनिया पूरा भारत उरत होते हुए कैसे क्या वो अपने हो जाएगा। आरबीआई बैंके ना हुआ तो वो तो बैंके आएगा तो वो अपने हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ।